शिक्षा के नियमित तथा अनियमित साधनों की व्याख्या कीजिए। ये शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों की बात करता है। तो प्रश्न कितने तरीके से आ सकता है? तो नियमित साधन और अनियमित साधन, इन्हीं को कहते हैं हम औपचारिक और अनौपचारिक साधन। शिक्षा के नियमित तथा अनियमित साधनों की व्याख्या कीजिए। तो शिक्षा के सभी साधन को मुख्य दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो औपचारिक, अनौपचारिक तथा औपचारिकेतर साधन। नंबर 2 सक्रिय निष्क्रिय साधन। जो औपचारिक और अनौपचारिक साधन हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है 2022 के पेपर में। तो हम पहले देख लेते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि औपचारिक अनौपचारिक साधनों को लिखिए या वर्णन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले औपचारिक अनौपचारिक साधनों को हम देख लेते हैं। तो शिक्षा के हैं जो औपचारिक साधन। तो शिक्षा के वे साधन या संस्थाएं जो एक निश्चित योजना के अनुसार किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य को सामने रखकर बालक के व्यवहार में परिवर्तन उपस्थित करते हैं, शिक्षा के औपचारिक साधन कहलाते हैं। विद्यालय जो जानबूझकर नियमित रूप से बालकों को शिक्षा देता है, औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो सीधी सीधी बात, ऐसा साधन जो एक चारदीवारी में दिया जाए, ऐसी शिक्षा जो चारदीवारी में दिया जाए जिसका एक निश्चित लिमिट हो, उसे हम औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, औपचारिक साधन भी कहते हैं। तो विद्यालय जो जानबूझकर नियमित रूप से बालकों को शिक्षा देता है, औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। विद्यालय द्वारा दी गई नियमित शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पाठन विधियाँ, अध्ययन, अध्ययन काल सभी पूर्व निर्धारित होते हैं। तो हमने बताया ना कि जो औपचारिक साधन होते हैं, इनकी जो निश्चित चीज़ें हैं वो हमेशा निर्धारित होती हैं। औपचारिक साधनों का निर्माण समाज और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। जो औपचारिक साधन है, इसमें जो समाज होता है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका निर्माण करता है। किनका? औपचारिक साधनों का निर्माण करता है। शिक्षा देने का उत्तरदायित्व प्रशिक्षित व्यक्तियों को सौंपा जाता है। इन संस्थाओं का समय स्थान एवं कार्य प्रणाली निश्चित और नियमित होती है। उनका अपना एक स्वरूप और अनुशासन होता है जिसको समाज के आदर्शों एवं उद्देश्यों द्वारा निश्चित किया जाता है। इन संस्थाओं में शिक्षण कार्य नियमित ढंग से चलता है, इसलिए इन औपचारिक साधनों को नियमित साधन भी कहते हैं, क्योंकि एक निश्चित टाइम से ही सब कुछ चलता है। विद्यालय के अतिरिक्त अन्य भी औपचारिक साधन है, वो कौन कौन? जैसे लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, चिड़ियाघर यानी अजायब घर, पुस्तकें, चित्र भवन, मनोरंजन के केंद्र आदि जो चारदीवारी में निश्चित होते हैं, जो एक लिमिट में होते हैं, उन्हें औपचारिक साधन कहते हैं। औपचारिक साधनों को स्थापित करने से समाज को कई लाभ होते हैं। औपचारिक शिक्षा के बिना आज का जटिल समाज अपनी उपलब्धियों और साधनों को हस्तांतरित नहीं कर सकता। औपचारिक साधनों का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वे ऐसे अनुभवों की प्राप्ति के द्वार खोलते हैं जिनको बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा उसे प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन औपचारिक साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा प्रायः अस्पष्ट और किताबी बन जाती है। उदाहरण के लिए विद्यालय जो ज्ञान देता है वह पूरी तरीके से किताबी होता है। कैसा होता है? किताबी होता है। अनुभवजन्य ज्ञान नहीं होता है, इसलिए यह ज्ञान शुष्क, निर्जीव और अस्पष्ट होता है। औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभवों से दूर हटकर विद्यालय की सामग्री बनकर रह जाती है। तो औपचारिक शिक्षा क्या बनकर रह जाती है? सामग्री बनकर रह जाती है। अब शिक्षा के अनौपचारिक साधन। तो शिक्षा के अनौपचारिक साधनों का कार्य प्रत्यक्ष रूप से बालक तथा व्यक्ति को शिक्षा देना ही नहीं होता, बल्कि परोक्ष रूप से शैक्षिक प्रभाव डालते रहते हैं। वे बालक के आचरण को अप्रत्यक्ष और अनौपचारिक ढंग से परिवर्तित करते रहते हैं। उनकी ना तो कोई पूर्व निर्धारित सीमा होती है और ना ही कोई निश्चित समय होता है, ना ही कोई निश्चित नियम होता है। मतलब जो अनौपचारिक शिक्षा है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता है, निश्चित समय नहीं होता है, जस्ट औपचारिक शिक्षा से उल्टी है। तो अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजेंसी, तो ये समाज से मिलती है हमें। अनौपचारिक शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है? तो हमें समाज से मिलती है। इसलिए शिक्षा के ये साधन अनियमित साधन भी कहलाते हैं। कैसे साधन कहलाते हैं? अनियमित साधन। इनका कोई निश्चित नहीं, इसे अनियमित साधन भी कहते हैं। बालक के जन्म लेने के साथ ही यह शिक्षा प्रारंभ हो जाती है और मरने तक इसकी जो शिक्षा है वह चलती रहती है। इस शिक्षा में बालक के संपर्क में आने वाले सभी, जैसे घर के सदस्य हैं, अध्यापक, संगी साथी हैं, दोस्त वगैरह हैं, समाज के सभी सदस्य इसके ऊपर प्रभाव डालते रहते हैं। सभी से बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बालक को यह शिक्षा घर के बाहर खेल के मैदान में
सभी जगह मिलती रहती है। शिक्षा के अनौपचारिक साधनों के अंतर्गत क्या आ जाता है? घर, परिवार, समाज, राज्य, युवक समूह, धर्म आदि बालक का स्वाभाविक विकास करते रहते हैं। अब इस प्रकार से जॉन डीवी ने अनौपचारिक शिक्षा के बारे में क्या, अनौपचारिक साधनों के बारे में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। अनौपचारिक साधनों को औपचारिक साधनों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं जॉन डीवी। जब बालक दूसरों के संपर्क में आकर अनौपचारिक ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है तब उसमें अनुभव विकसित होते हैं। क्या विकसित होते हैं? अनुभव। जैसे आग से जल गया, तू तो सिखाया नहीं, आग में उंगली डाल रहा था तो जल गया, तो ये कौन सी शिक्षा मिल गई उससे कि आग में जल जाता, उसे अपने आप शिक्षा मिल गई। तो ये होती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा बालक के विचारों में शुद्धता लाती है, सजीवता लाती है। शिक्षा के अनौपचारिक साधन व्यक्ति पर आकस्मिक रूप से प्रभाव डालकर अनजाने में भी उसमें अच्छी आदतों, व्यवहारों एवं रुचियों का निर्माण भी कर देते हैं। व्यक्ति के वास्तविक जीवन की शिक्षा देते हैं और अनुभवों को विस्तृत और प्रबुद्ध कर देते हैं। सामाजिक अनुकूलन में उसकी सहायता करते हैं। औपचारिक साधनों की तुलना में अनौपचारिक साधनों का प्रभाव व्यक्ति पर सदैव व्यापक होता है। तो सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी है? तो वो अनौपचारिक शिक्षा है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि बालक को केवल अनौपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक साधनों का प्रयोग करने ही दिया जाए कि वो शिक्षा प्राप्त कर ले, यानी कि दोनों जरूरी है। कि अनौपचारिक साधनों से समय और प्रयास का व्यय होता है, व्यक्ति को उच्च कोटि का ज्ञान नहीं मिल पाता। कभी कभी इन साधनों से व्यक्ति में ऐसे गुण पैदा हो जाते हैं जो समाज और देश के लिए अहितकर होते हैं। अब दूसरा है शिक्षा के सक्रिय एवं निष्क्रिय साधन कौन से हैं? तो शिक्षा के साधनों का दूसरा वर्गीकरण सक्रिय और निष्क्रिय साधनों से हम लगा लेते हैं। तो शिक्षा के जो सक्रिय साधन होते हैं, जिन साधनों से शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया होती है, वो सक्रिय साधन कहलाते हैं। जिन साधनों में दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिन साधनों से शिक्षा देने वाले तत्व सक्रिय होकर शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, वे साधन सक्रिय साधन कहलाते हैं। इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष सक्रिय रहते हैं। परिवार, विद्यालय, समाज, राज्य, धार्मिक संस्थाओं, एक समाज कल्याण केंद्र शिक्षा के सक्रिय साधन है। तो सक्रिय साधन कौन कौन से हैं? जिसमें दोनों पक्ष क्रियाशील हो, बालक मतलब शिक्षा ग्रहण करने वाला और शिक्षा देने वाला। तो परिवार, विद्यालय, समाज, राज्य, धार्मिक संस्थाएं, ये सभी सक्रिय साधन। अब निष्क्रिय साधन कौन कौन से? जिन साधनों का प्रभाव एक तरफा होता है वे निष्क्रिय साधन कहलाते हैं। जैसे सिनेमा का प्रभाव बालक पर पड़ता है लेकिन बालक सिनेमा को प्रभावित नहीं कर सकता। समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन, प्रेस आदि बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं किंतु ये स्वयं बालक अथवा व्यक्ति से अप्रभावित रहते हैं। ऐसा साधन निष्क्रिय साधन कहलाता है। ऐसा साधन जो दूसरों को शिक्षा तो दे सकता है लेकिन दूसरों से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है, ऐसा साधन निष्क्रिय साधन कहलाता है। हमारे चैनल पर परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।